जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स लर्न में। तो आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस श्रृंखला में हमने हिंदी के सभी चैप्टर को समाहित किया हुआ है, चाहे वो फिर वर्ण हो, शब्द हो, पद हो, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, संधि या फिर कारक, सभी चैप्टर को समाहित किया हुआ है। कोई भी प्रश्न हमसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि प्रश्न एक दिया हुआ है स्क्रीन पर, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ए अक्षर, बी स्वर, सी व्यंजन, डी अनुस्वार। तो भाई एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन, तो इसका आंसर सी लॉक किया जाए, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभार कि व्यंजन कितने होते हैं। तो भाई व्यंजन होते हैं 33 यानी कि 33। और अगर पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो स्वर होते हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? ए ग, बी जय, सी व, डी से। तो भाई अंत्यस्थ व्यंजन होता है व, यानी कि सी आंसर लॉक किया जाए। और अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है। व र ल, ठीक है, 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ए द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। तो भाई जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। तो डी आंसर लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे है? ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, डी विस्मयादि बोधक, सी समुच्चय बोधक। तो भाई जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं समुच्चय बोधक। तो इसका आंसर सी लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अंगुली का तद्भव रूप है? ए अंगुल, बी अंगूरी, सी उंगली, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई अंगुली का तद्भव, तद्भव का मतलब होता है उत्पन्न हुआ, तो इसका आंसर हो गया सी यानी कि अंगुली, उंगली, ठीक है। अंगुली का तद्भव रूप हो गया उंगली, सी लॉक किया जाए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। समास कहते हैं ए शब्दों के मेल को, बी अक्षर के मेल को, सी स्वर के साथ स्वर के मेल को, डी स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। तो भाई समास कहते हैं शब्दों के मेल को, तो इसका आंसर ए लॉक किया जाए, शब्दों के मेल को, ठीक है। और समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। एक क्वेश्चन कभी कभार इस तरह भी पूछा जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण यानी कि छोटे से छोटा रूप समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिया विशेषण एक भेद है? ए अव्यय का, बी विशेषण का, सी निपात का, डी समापिका का। तो भाई क्रिया विशेषण भेद है अव्यय का यानी कि ए अव्यय जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, अर्थात जो बदले ना, जो का त्यों रहे, जिसका स्वरूप ना बदले, तो उसको अवयव कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो ए आंसर इसका लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश का पर्यायवाची शब्द है? ए सुधांशु, बी कुबेर, सी एकदंत और डी सुधाकर। तो भाई गणेश का पर्यायवाची होता है एक दंत, तो सी आंसर लॉक किया जाए। और वैसे आपको ये ऐसे भी याद हो जाएगा, गणेश की आरती नहीं है वो एक दंत दयावंत, तो ये एक दंत बोलते हैं गणेश जी को, तो सी आंसर लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द है? उपकार, पाताल, आदि, परलोक। तो भाई इहलोक का विपरीतार्थक होता है परलोक। इहलोक का अर्थ होता है इस लोक यानी कि इस लोक में, और परलोक दूसरे लोक में, तो इसका आंसर डी हुआ, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 11।
आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए साधुओं की संगति छोड़ देना, बी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, सी भक्ति छोड़कर व्यापार करने लग जाना, डी गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो भाई आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का अर्थ है, इसका आंसर है बी, यानी कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना। ठीक है भाई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? भाई देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, इसमें देखो पर्यायवाची नहीं है, कभी कभार हम पढ़ लेते हैं कि पर्यायवाची है, तो इसलिए हमारा एग्जाम में नंबर कट जाता है। ए राजीव, बी कुवलय, सी जलद और डी अंबुज। तो भाई कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये है जलद, क्योंकि दे वाले जिनमें दे आ जाए वे होते हैं बादल के पर्यायवाची। ठीक है, और अगर जे आ जाए वो होते हैं कमल के। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करे उन्हें कहते हैं। ए प्रत्यय, बी निपात, सी विकारी शब्द और डी उपसर्ग। तो भाई इसका आंसर है बी, यानी कि निपात। और निपात जैसा कि ही, मतलब कि तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, जैसा कि हम इस तरह बोल दे तो ये हो गया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है? ए श है, बी तैथ है दैद है, डी सी टैट है डैड है, या डी चैच है जैज है। तो भाई ऊष्म व्यंजन है ए, आंसर लॉक किया जाए। श है, ये 4 होती है। ठीक है, ये याद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जो व्याकरण जानता हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। ए शास्त्री, बी व्याकरण, सी व्याकरणविद और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भाई बी है, यानी कि जो व्याकरण जानता हो उसको हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16। करदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी अव्यय। तो भाई करदंत पर्याय, करदंत होता है मतलब कि क्रिया, ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। और एक क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के, करदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं। ए युधिष्ठिर, बी युधिष्ठिर, सी बुद्धिथिरक, डी बुद्धिस्थाई। भाई जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे बोलते हैं युधिष्ठिर, यानी कि इसका आंसर बी लॉक किया जाए। यानी कि युद्ध में अडिग रहने वाले को, जो विचलना हो, हटे ना, तो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये एक समास से रिलेटेड क्वेश्चन है। कमल के समान नयन में समास है, यानी कि कमल नयन, कमल नयन में समास है। अवयवी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी कर्मधारय है। तो कमल नयन यानी कि कमल के समान नयन, तो विशेषता बताई जा रही कि नयन कैसे है, कमल के समान है, तो जिसमें विशेषता बताई जाए वो होते हैं कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हुआ डी, डी लॉक किया जाए, कर्मधारय समास। विशेषता बताने वाले समास कर्मधारय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए गौर से देखना, बी मन में खटकना, सी सहन न करना पाना, डी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा करना। तो भाई आंखों में गड़ने का अर्थ होता है मन में खटकना, यानी कि कभी कभार बोल देते हैं कि आंखों में रड़कना, ऐसे भी बोल देते हैं, यानी कि जिससे हमें परेशानी हो। ठीक है, तो इसका आंसर बी लॉक किया जाए, मन में खटकना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। उन्मूलन का विलोम है। ए अवमूल्यन, बी विश्लेषण, सी रोपण, डी संश्लेषण। तो भाई उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। उन्मूलन का मतलब होता है भाई नष्ट करना, जैसा कि पौधों का उन्मूलन कर दिया, किसी भी चीज का उन्मूलन कर दिया। और रोपण का होता है लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए अंत्याक्षरी, बी पूजनीय, सी तदोपरांत और डी कवित्री। भाई ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो वही पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे लिखा हुआ है, और ना ही तदोपरांत लिखा जाता है ऐसे, ना कवित्री ऐसे लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर है ए अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, अधन्य अदत्य आता है, तो ये सही है, ए लोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बंदर का तत्सम रूप है मरकट, बी वानर, सी कपि और डी हरि। तो भाई बंदर का तत्सम रूप है वानर, ठीक है भाई, यानी कि तत्सम का मतलब होता है संस्कृत में नाम, और तद्भव में होता है आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो तत्सम होता है संस्कृत, तो बी लोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वा जाल का संधि विच्छेद होगा। ए वाक प्लस जाल, बी वाक प्लस जाल, सी वार प्लस जाल और डी वाग प्लस जाल। तो भाई वा जाल में संधि विच्छेद ए लोग किया जाए, इसका आंसर ए होगा। वाक यानी कि कै के साथ हलंत लगेगा भाई इसमें, और हलंत लगते ही अक्सर आधा हो जाता है, ठीक है। तो वाक प्लस जाल, और अगर इसमें संधि पूछी जाए, कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि संधि कौन सी है, तो इसमें व्यंजन संधि होगी, ठीक है भाई, जिसमें हलंत आ जाए तो वो व्यंजन संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। बैठे से बैगार भली कहावत का सही अर्थ है। जवाब दीजिए, इसका क्या जवाब होगा इसका। ए बेगार की आदत होना, बी बैठे बैठे बेगार होती है, सी निरर्थक से कम का लाभ काम आना, या डी बेगार की आदत न डालना। तो भाई बताइए जल्दी, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है सी, यानी कि निरर्थक से मन कम काम में लाभ लेना। क्वेश्चन नंबर 25। ये रे ले वे व्यंजनों को कहते हैं। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया हुआ है, देखो आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर होगा 25 का, ये होता है अंतस्थ व्यंजन, यानी कि आंसर बी लोग किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। करपट का तद्भव रूप कौन सा है। ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर और डी कपड़ा। तो भाई करपट का अर्थ होता है कपड़ा, ठीक है, तो इसका आंसर डी लोग किया जाए, कपड़ा। तो तद्भव, करपट तो हो गया भाई संस्कृत का शब्द, और कपड़ा हो गया हिंदी शब्द, ठीक है। तद्भव का मतलब उत्पन्न हुआ, करपट से जो बना तो कपड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ए मंदाकिनी सोती है, बी बालिका निबंध लिख रही है, सी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, डी बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो भाई सकर्मक जिसमें यानी कि काम हो रहा है उसको सकर्मक कहते हैं, और जिसमें काम नहीं हो रहा उसको अकर्मक कहते हैं। तो काम इसमें लिखने का हो रहा है, तो बी लोग किया जाए, बालिका निबंध लिख रही है, बी इसका आंसर हो गया। भाई सोना और खाना गाना ये काम नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ए अधिक समीप होना, बी अधिक प्रिय होना, सी कष्ट देना और डी पालतू होना। तो नाक का बाल होने का अर्थ होता है अधिक प्रिय होना, यानी कि इसका आंसर हुआ बी लोग किया जाए। जो हमें ज़्यादा प्यारा होगा तो हम उसको बोलते हैं ये तो हमारे नाक का बाल है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाक ये आया क्वेश्चन नंबर 29। कवित्री का संशोधित रूप है। ए कवित्री, बी कवियत्री और सी कवियत्री और डी कवियत्री, ठीक है भाई। तो इसका आंसर हो गया डी कवियत्री। भाई मात्रा देख लेना, यह पर और तरह पर इस तरह मात्रा आएगी, कै और वह पर कोई मात्रा नहीं आएगी, तो इसका आंसर डी लोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रजनी, बी समीर, सी विभावरी, डी निशी। तो भाई देखा जाए तो रजनी भी रात्रि का पर्यायवाची होता है, और विभावरी भी और निशी भी। अगर नहीं है तो समीर नहीं है भाई, तो आंसर इसका बी हुआ, क्योंकि समीर हवा का पर्यायवाची होता है, ठीक है भाई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रियाएं हैं? भाई हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें काम हो रहा है उसको सकर्मक कहते हैं, और अकर्मक जिसमें काम नहीं हो रहा है। तो ए में दिया हुआ है छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, बी बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, और सी छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, डी मैं रोज टहलता हूँ। तो भाई इसका आंसर है बी, यानी कि बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग उड़ाने का काम कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो आंसर बी हो गया इसका भाई। क्वेश्चन नंबर 32। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अनुधन ए और अनु यानी कि बड़े ऊ की मात्रा प्लस आए, या अनु प्लस ए, या अनु प्लस आए। तो भाई इसका आंसर ए होगा। छोटे ऊ की मात्रा आएगी इस पे, अनु प्लस ए है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया, अनुधन ए लोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। ए दुखी होना, बी ईर्ष्या से जल उठा, सी दुश्मनी निकालना, डी दीनता प्रकट करना। तो भाई कलेजे पर सांप लौटना इसका अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठा। किसी से ईर्ष्या होना तो मतलब कलेजा जल गया ऐसे बोलते हैं, या फिर कलेजे पर सांप लौटना, तो बी लोग किया जाए, ईर्ष्या से जल उठा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो यथारुचि में समास है। ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष, सी अवयवी भाव, डी द्वंद्व समास। तो भाई यथारुचि यानी कि रुचि के अनुसार, तो इसलिए सी को लोग किया जाए, अवयवी भाव समास होगा इसमें, क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, यह था उपसर्ग है इसमें, तो इसका आंसर हो गया अवयवी भाव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 35। स्थावर का विलोम शब्द है। ए सचल, बी चंचल, सी चेतन, और डी जंगम। तो भाई स्थावर का विलोम होता है जंगम, तो इसका आंसर डी लोग किया जाए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए पड़ोसी, बी गोधूम, सी बहू, और डी शहीद। भाई तत्सम का अर्थ होता है जो शब्द संस्कृत के हो उनको तत्सम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो गया गोधूम, बी लॉक किया जाए। गोधूम शब्द तत्सम का है, और अगर तद्भव होता है तो ये होता गेहूं का तद्भव है ये। ठीक है, गेहूं तद्भव है और ये तत्सम है गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। हिमालय, बी इत्यादि, सी तल्लीन, और डी देवेंद्र। तो भाई गुण संधि है देवेंद्र में, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो गया डी लॉक किया जाए। और इसकी एक ट्रिक है कि गुण संधि वाले अक्षरों में बीच में मात्रा होगी, बीच में एक मात्रा होगी, तो उसको गुण संधि समझ लेंगे हम। ठीक है, मोस्टली यही होता है। क्वेश्चन नंबर 38। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ए 2, बी 4, सी 6, और डी 8। तो भाई उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। बी लो किया जाए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, और अगर रचना के आधार पर पूछिए तो रचना के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं। अभी मैंने पीछे भी बताया हुआ है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, और डी विदेशज। तो भाई संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो का त्यों लिखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते, तो उनको कहते हैं तत्सम। ठीक है, ए आंसर लॉक किया जाए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। ए वाचनालय, बी समतल, सी पशु, और डी विद्यालय। तो भाई इसका आंसर है सी, यानी कि पशु। और आपको मैं इसकी ना एक ट्रिक बताती हूँ रूढ़ की। जो जितना छोटा होगा, मतलब कि छोटे से छोटा, जिसके हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते, उसको हम रूढ़ कहते हैं। ठीक है, रूढ़ की बस यही पहचान है। ठीक है भाई, आगे से गलती नहीं करोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पवित्र, बी विनिमय, सी कुशल और डी जलज। तो भाई इसका आंसर है डी यानी कि जलज। और इसकी ट्रिक बताऊं मैं आपको, योग रूढ़ जितने बहुब्री समास होते हैं सभी योग रूढ़ होती है, सभी शब्द, ठीक है, बहुब्री समास वाले ये योग रूढ़ होते हैं। ठीक है भाई, ये इसकी ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। ए मलयज, बी जलज, सी पंकज और डी वैभव। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको कि रूढ़ वर्ड कौन सा होता है, तो ये होता है वैभव, यानी कि जिसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते हम, संधि ना हो, जिसकी छोटे से छोटा शब्द या फिर संधि ना हो, तो वैभव की संधि नहीं होने की। ठीक है भाई, तो इसका आंसर होगा डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी विदेशज, डी देशज। तो भाई परीक्षा शब्द आता है तत्सम के अंतर्गत। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन का इसका आंसर हुआ ए लोग है तत्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 44, मजिस्ट्रेट शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। तो भाई मजिस्ट्रेट, जैसा कि आपको पढ़ने में ही पता चल रहा होगा कि ये ना अंग्रेजी का शब्द है, इंग्लिश वर्ड है ये, तो इंग्लिश वर्ड है तो जाहिर सी बात है ये विदेशज होगा। ठीक है भाई, तो ये विदेशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। ए अग्नि, बी प्रार्थना, सी खेत और डी लोटा। तो इसका आंसर हो गया भाई लोटा। देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, ठीक है, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे खटाखट, फटाफट, धड़ाधड़, ये सब देशज शब्द है। और लोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 46, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ए पीला, बी घुड़सवार, सी लंबोदर और डी नाक। ये तो पीछे भी आया हुआ था क्वेश्चन में, जल्दी इसका आंसर दीजिए। देखो आप कितने क्वेश्चन के सही जवाब कर पाओगे। तो इसका आंसर है भाई लंबोदर, सी, यानी कि जितने समास बहुब्री है वो सभी योग रूढ़ होते हैं। ये इसकी ट्रिक है, बहुब्री समास सभी योग रूढ़ होते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। यौगिक, लेखक, पुस्तक, विद्यालय या फिर योगी। और भाई यौगिक की ये ट्रिक है, जिसकी संधि हो जाए वो यौगिक होता है। ठीक है, तो किसकी संधि होगी, विद्या प्लस आल्य, तो विद्यालय इसमें यौगिक शब्द हो गया, तो इसका आंसर सी लोग किया जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए 48 करते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। प्रयोगात्मक, बी समानार्थक, सी अनेकार्थक और डी विपरीतार्थक। देखो भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। सूक्ष्म अंतर, बहुत छोटे से छोटा अंतर, बहुत ही सूक्ष्म अंतर, तो उनको बोलते हैं समानार्थक। ठीक है, तो इसका आंसर बी लोग किया जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, यौगिक शब्द कौन सा है। पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। तो भाई मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था यौगिक शब्द की ट्रिक, मतलब जिसका हम संधि विच्छेद कर सकें, जैसे कि पाठशाला, पाठ प्लस शाला, तो इसका आंसर बी लोग किया जाए। तो भाई आज की क्लास यहीं तक करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।